अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6, ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हमने बैक्टीरियल अपेंडेजेस को सीखना है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज़ करते हैं बैक्टीरियल अपेंडेजेस की डेफिनेशन से। अब अपेंडेज का वर्ड बॉडी एक्सटेंशंस के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारी मेन ह्यूमन की बॉडी है ना, फिर उसकी एक्सटेंशंस हैं, हमारे आर्म्स और लेग्स हमारी मेन बॉडी की एक्सटेंशंस हैं। तो इन्हें ह्यूमन के केस में भी हमारे आर्म्स और जो लेग्स हैं इनको अपेंडेजेस बोलते हैं हम, ह्यूमन बॉडी के अपेंडेजेस। इसलिए 10th बायो में आपने एक टर्म पढ़ी थी अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमारी अपेंडेजेस में मौजूद है, आर्म्स और लेग्स में मौजूद है अपेंडिकुलर। तो ह्यूमन के केस में भी हमारी जो बॉडी की एक्सटेंशन है उनको अपेंडेजेस कहते हैं। और बैक्टीरियल सेल तो देखें तो बैक्टीरिया बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है, तो उस एक सेल की सरफेस से जो एक्सटेंशंस निकलेंगी तो उन्हें भी अपेंडेजेस का ही नाम देंगे। आमतौर पे अपेंडेजेस जो हैं ये अटैचमेंट में और मोशन में हेल्प करती हैं। तो सारी बात है, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली एनिमल्स, तो उनमें जो अपेंडेजेस हैं उनके मल्टीपल फंक्शंस हैं। लेकिन यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अपेंडेजेस के जो बुनियादी फंक्शंस हैं वो दो ही हैं, एक लोकोमोशन है और दूसरा अटैचमेंट है। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे यहाँ पे नोट्स में डिफाइन किया गया कि बैक्टीरियल अपेंडेजेस वो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं, यानी बाहर निकलते हैं बैक्टीरियल सेल सरफेस से, हम इन्हें अपेंडेजेस कहते हैं। इस केस में बैक्टीरिया के केस में फ्लैजुला एक अपेंडेज होगी, और फिर पिलाई या जिन्हें फिम्बरी भी कहते हैं, आपकी बुक के हिसाब से पिलाई और फिम्बरी एक स्ट्रक्चर के दो नाम हैं। जब आप एडवांस्ड बायोलॉजी पढ़ते हैं तो तब आपको पता चलता है कि पिलाई और फिम्बरी में डिफरेंसेस मौजूद हैं। लेकिन फेडरल हो, पंजाब हो या केपी के बोर्ड की जो बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें इनको एक ही चीज़ कंसिडर किया गया है। तो आप भी इसको एक ही लें और हम भी इस लेक्चर में इसको एक ही स्ट्रक्चर के तौर पे कंसिडर करेंगे कि हमारा जो पेपर बनना है वो टेक्स्ट बुक से बनना है, तुम्हारे आंसर भी टेक्स्ट बुक से ही होने चाहिए। तो पिलाई यानी फिम्बरी भी जिन्हें हम कहते हैं, ये एक एक्सटेंशन या एक अपेंडेज, और दूसरी अपेंडेज फ्लैजुला, जिन्हें सिंगुलर हो तो फ्लैजुलम हम बोलते हैं। अब बारी बारी इनकी डिटेल्स को हमने सीखना है, तो फ्लैजुला पे कुछ बातें करते हैं, फिर पिलाई की तरफ जाएंगे हम। तो स्टूडेंट्स जो फ्लैजुला हैं ये थ्रेड लाइक हैं, इनकी जो शेप है ये थ्रेड लाइक धागे की तरह है, और इनका जो फंक्शन है वो लोकोमोशन है। खा प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक हो, फ्लैजुला कहीं पे भी जहाँ पे भी मौजूद है लोकोमोशन में ही ये इस्तेमाल होते हैं। अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो केमिकली फ्लैजुला जो है बैक्टीरिया के केस में वो फ्लैजुलन प्रोटीन के बने होते हैं, और अगर इसको यूकैरियोट के साथ कंपेयर करें तो बैक्टीरियल जो फ्लैजुलम है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। जो यूकैरियोटिक फ्लैजुलम है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बैक्टीरियल फ्लैजुलम में माइक्रोट्यूब्यूल्स मिसिंग है। ये एक फ़र्क है बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक फ्लैजुलम में। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं, तो उनका अगर आप यूकैरियोटिक फ्लैजुलम के ऊपर जानना चाहते हैं तो चैप्टर 1 के अंदर ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आप चैप्टर 1 में जाएं प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप यूकैरियोटिक फ्लैजुलम का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन 2 लेक्चर्स में सीख सकते हैं। यहाँ हम बात आगे बढ़ाएंगे और पिलाई पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो पिलाई, जिन्हें फिम्बरी भी यहाँ कहा गया है, ये ट्यूबुलर एक्सटेंशंस हैं जो सेल मेम्ब्रेन से बनती हैं। सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूबुलर ट्यूब की तरह एक्सटेंशंस, जो एक्सटेंड हुए हुए स्ट्रक्चर्स हैं मेन बॉडी से बाहर की तरफ, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स, एक्सटेंशंस हैं, अपेंडेजेस हैं, प्रोजेक्शंस। 3 वर्ड यूज़ होते हैं, तीनों का एक ही मतलब है, एक्सटेंशंस, प्रोजेक्शंस, अपेंडेजेस, तीनों एक ही सेंस में यूज़ होते हैं। तो जो पिलाई है, फिम्बरी है, ये सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूबुलर जो एक्सटेंशंस हैं जो सेल वॉल को क्रॉस करती हुई सेल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। केमिकली अगर हम देखें तो पिलाई जो है ये पायलन प्रोटीन के बने हैं। विजिबिलिटी की बात की जाए तो ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आएंगे। फ्लैजुला की जहाँ तक बात है तो अगर पावरफुल लाइट माइक्रोस्कोप हो तो फ्लैजुला आपको पावरफुल लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आ जाएंगे। लेकिन पिलाई ये फिम्बरी चूँकि शॉर्टर इन साइज़ होते हैं, लेंथ होते हैं, तो इसके लिए फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होती है, उसके नीचे ये विजिबल है। अगर इनकी अक्रस की बात की जाए पिलाई की, तो आपकी बुक के हिसाब से ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ हैं उन पे ही आपको मिलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था, इस चीज़ का जिक्र हुआ था कि भाई जो लेटेस्ट रिसर्च है ना उसके हिसाब से ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ के ऊपर भी फिमरी जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, पिलाई डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ यही कहा गया कि ओनली अनसर्टन स्पीशीज़ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आप अपनी बुक के हिसाब से तैयार करें, लेकिन दिलो दिमाग के किसी एक खाने में आप जो एडवांस नॉलेज है, लेटेस्ट नॉलेज है रिलेटेड, उसको भी साथ कैरी करें, बिठा लिया करें, ताकि जो प्रॉपर कंसेप्ट है वो भी रहे और आप अपनी बुक के हिसाब से भी अपनी लिमिटेशंस को जो वो जान सकें। आगे लेके चलते हैं और पिलाई के फंक्शन को देखते हैं। पिलाई के यहाँ पे दो फंक्शंस जो हैं वो बच्चे दिए गए हैं, जो कॉमन इसके दो फंक्शंस हैं। एक जो है वो जेनेटिक मटेरियल की जो है ट्रांसफ़र है, वो है जेनेटिक मटेरियल किस प्रोसेस में ट्रांसफ़र होता है, कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन जो है आप कह लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, वैसे ये टर्म यूज़ नहीं होती, जेनेटिक रिकम्बिनेशन की टर्म जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ वे। तो कॉन्जुगेशन एक इवेंट है जिसमें एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए पिलाई जो है वो ब्रिज का काम करता है। तो पिलाई इसके अंदर से, क्योंकि ऊपर हमने जिक्र किया ना कि ये ट्यूबुलर एक्सटेंशन हैं, ट्यूब की तरह है, तो अंदर से खाली हैं, जैसे ट्यूब खाली होती है, तो जेनेटिक मटेरियल उस पिलाई के अंदर से गुजरता हुआ दूसरे सेल के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। आगे हमने इसको पढ़ना है कॉन्जुगेशन को डिटेल से। तो वो पिलाई जो कॉन्जुगेशन में इस्तेमाल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको सेक्स पिलाई कहते हैं। आगे जब अगले लेक्चर्स में कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ ये टर्म यूज़ होगी सेक्स पिलाई, क्योंकि एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे पिलाई का दिया गया है वो स्टूडेंट्स अटैचमेंट का है। वो अटैचमेंट जो है वो टिश्यूज़ हैं उनकी सरफेस के ऊपर भी हो सकती है। वो अटैचमेंट कोई इनर्ट सरफेस है या नॉन लिविंग सरफेस है, उसके ऊपर भी अटैचमेंट हो सकती है, और लिविंग जो टिश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी अटैचमेंट हो सकती है। तो दो फंक्शंस पिलाई के, एक कॉमन फंक्शंस है अटैचमेंट। आम तौर पे अगर पिलाई जो है वो अटैचमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो ना, तो हम उन्हें फिमरी का नाम देते हैं। फिमरी की टर्म ज़्यादा यूज़ होती है जहाँ अटैचमेंट हो रही हो, और पिलाई की टर्म जो है ज़्यादा वहाँ यूज़ होती है जहाँ जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा हो। लेकिन जैसे मैंने ऊपर कहा कि आपकी बुक में ये पिलाई और फिमरी एक ही चीज़ के दो नाम इस्तेमाल हुए हैं, तो फिमरी के फंक्शंस पूछ लिए जाएं या पिलाई के पूछ लिए जाएं, आपने यही कंटेंट लिखना है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र और फिर अटैचमेंट टू दी लिविंग एंड नॉन लिविंग सर्फेसेस। अब फ्लैजुला और पिलाई में थोड़े से डिफरेंसेस भी आपको बता दूं। फ्लैजुला जो है, अगर बैक्टीरिया के केस में हम ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पहला डिफरेंस जो है वो शेप का ले लें, तो बैक्टीरिया जो है ये थ्रेड लाइक अपीयरेंस है इनकी। पिलाई जो है ये ट्यूबुलर एक्सटेंशंस है। कुछ जगहों पे पिलाई या फिमरी को हेयर लाइक एक्सटेंशंस भी कहा गया है। आप भी इसको हेयर लाइक कह सकते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशंस। फ्लैजुला थ्रेड लाइक, पिलाई जो है वो हेयर लाइक ट्यूबुलर एक्सटेंशंस होगी। तो ये शेप या अपीयरेंस का एक फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क जो है वो केमिकल कंपोजिशन का है। फ्लैजुला जो है वो फ्लैजुलन प्रोटीन के बने हैं, जबकि पिलाई जो है वो पायलिन प्रोटीन के बने हैं। तीसरा डिफरेंस लेंथ का ले लें, फ्लैजुला जो है वो लॉन्गर है, पिलाई जो है वो शॉर्टर है। चौथा डिफरेंस जो है वो फंक्शन का ले लें, जो फ्लैजुला है वो लोकोमोशन में अपना रोल प्ले करते हैं, जबकि पिलाई जो है वो या तो अटैचमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र में इस्तेमाल होते हैं। पांचवा जो डिफरेंस है वो विजिबिलिटी का ले लें कि फ्लैजुला वो आपको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि रिलेटिवली लॉन्गर साइज़ है उनका, बड़े हैं, जबकि पिलाई या फिमरी जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आएंगे। और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये 5 मेजर डिफरेंसेस जिनका जिक्र हमारे सिलेबस में मौजूद है, तो वो मैंने आपको करवा दिए, आप इन्हें अपने रजिस्टर पे नोट कर सकते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम जो बैक्टीरियल फ्लैजुलम है उसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सिलेबस का हिस्सा है। तो अगर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो तो मैंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ट्रीट किया, इसलिए पहली हेडिंग यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बना ली है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजुलम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की होगी। अब जो बैक्टीरियल फ्लैजुलम है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी छोटा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, शॉर्ट नहीं होता, फिर रिलैक्स करके एक्सटेंड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टाइल जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी हो, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है शॉर्ट होना, और फिर जब रिलैक्सेशन होगी कॉन्ट्रैक्शन के बाद तो वो लेंथ बढ़ जाती है, बॉडी वो पॉड एक्सटेंड कर जाता है, जैसे आपके मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और जब रिलैक्स करते हैं तो लंबे हो जाते हैं।
تو یہ جس میں کانٹریکٹ کرنے کی ایبلٹی ہے اس کو کانٹریکٹائل کہتے ہیں، لیکن بیکٹیریل فلیجولم جو ہے یہ نان کانٹریکٹائل ان نیچر ہے۔ پھر یہ کہ اس میں مائکرو ٹیوبیولز نہیں ہوتے اگر اس کو یوکریوٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کریں۔ سائز کا جہاں تک ذکر ہے تو 20 نینو میٹر ڈائیمیٹر ہے اور 20 مائکرو میٹر ان لینتھ ہے۔ دونوں کیسز میں نمبر تو 20 ہے، ڈائیمیٹر میں نینو میٹر 7 یونٹ ہے، یعنی چھوٹا ڈائیمیٹر ہے، 20 نینو میٹر ڈائیمیٹر اور 20 مائکرو میٹر ان لینتھ۔ ایم سی کیوز کے لیے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں، اور لانگ میں تو آپ اس کو لازمی انٹروڈکشن کی ہیڈنگ میں لکھیں۔ اسٹرکچر جو وہ مین پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لانگ کوشچن آ جائے نا اسٹرکچر آف بیکٹیریل فلیجلم، اگرچہ یہ آتا نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمتی اور اچھے ٹاپکس لانگ کوشچن کے لیے موجود ہیں، لیکن اگر آ جائے تو پھر لازمی ساتھ آپ ڈائیگرام بھی بنائیے گا۔ اسٹرکچر کے اگر بات کریں تو بچے 3 پارٹس ہیں بیکٹیریل فلیجولم کے۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ بیسل باڈی ہے، دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہک ہے، اور تیسرا پارٹ جو ہے وہ فلامنٹ ہے۔ اب باری باری ہم تینوں پارٹس کو ڈسکس کریں گے تھوڑا تھوڑا۔ تو سب سے پہلے بیسل باڈی، تو اسٹوڈنٹس بیسل باڈی جو ہے یہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے سائٹوپلازم سے۔ ایم سی کیوز کے لیے اس کو تیار کر لیں۔ اوریجن آف دا بیسل باڈی سائٹوپلازم۔ سائٹوپلازم تو پورے سیل میں پھیلا ہوا ہے، تو کہاں سے؟ جسٹ بنیتھ دا سیل میمبرین، سیل میمبرین کے بالکل نیچے سے، جہاں سیل میمبرین اور سائٹوپلازم فزیکل کانٹیکٹ میں ہے، وہاں سے بیسل باڈی کا اوریجن ہے۔ اسی اوریجن کو اگر ڈائیگرام میں ہم جا کے لوکیٹ کر لیں تو فگر میں 2 حصے ہیں، ایک طرف گرام پازیٹیو اور ایک طرف گرام نیگیٹو بیکٹیریا کا فلیجلا کو جو شو کیا گیا ہے۔ تو ان میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ اوریجن آف دا بیسل باڈی پہ فوکس کریں اسٹوڈنٹس۔ تو یہ لپڈ بائی لیئر ہو گئی، پلازما میمبرین لپڈ بائی لیئر، اور یہ سائٹوپلازم ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں دونوں سائٹوپلازم اور سیل میمبرین جو ہے فزیکل کانٹیکٹ میں، جسٹ بنیتھ دا سیل میمبرین، پلازما میمبرین کے بالکل نیچے سے جہاں سائٹوپلازم اور سیل میمبرین کانٹیکٹ میں ہے فزیکلی، وہاں سے بیسل باڈی کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلیجولم کا اوریجن ہو رہا ہے، یا وہاں سے بیسل باڈی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آگے بیسل باڈی کا سٹرکچر ہے، تو ان کیس آف گرام نیگیٹو بیکٹیریا، ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کیس آف گرام نیگیٹو بیکٹیریا جو بیسل باڈی ہے اسٹوڈنٹس، اٹ کنسسٹ آف 2 پیئرز آف رنگز۔ 4 تو نمبر ہو گیا ٹوٹل، اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ٹوٹل نمبر آف رنگز بیسل باڈی تو 4 ہے۔ اگر پیئرز کی بات کی جائے تو 2 پیئرز، ایک پیئر میں 2، دوسرے پیئر میں بھی 2، تو ٹوٹل رنگز ہو گئے 4۔ اور اگر پیئرز میں بات کریں تو 2 پیئرز آف ڈسکس یا 2 پیئرز آف رنگز۔ ان کیس آف گرام نیگیٹو بیکٹیریا بیسل باڈی 2 پیئرز آف رنگ سے مل کر بنی ہوتی ہے، اور یہ دونوں پیئرز جو ہیں یہ ایک سینٹرل راڈ سے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بات کرو گرام پازیٹیو بیکٹیریا کی، تو ان کیس آف گرام پازیٹیو بیکٹیریا صرف ایک ہی پیئر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ایک پیئر آف رنگز گرام پازیٹیو میں، لیکن 2 پیئرز آف رنگز جو ہیں گرام نیگیٹو بیکٹیریا کے کیس میں بیسل باڈی کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات بیسل باڈی کے فنکشن کی ہے، تو یہ اینکر کرتی ہے فلیجولم کو سیل انویلپ کے اندر، یعنی سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے۔ جس طرح آپ کہہ لو کہ جو پلانٹ ہے نا وہ زمین میں اپنے آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو جکڑ کے رکھا ہے اس نے روٹس کی مدد سے، روٹس ہولڈ کر رہی ہیں پلانٹ کو سوائل کے اندر، ارتھ کے اندر۔ اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو بیسل باڈی ہے نا، اس نے اینکر کیا ہے، ہولڈ کیا ہے فلیجولم کو سیل انویلپ کے اندر۔ اب اس کے رنگز کو ذرا ویژولائز کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ یہاں اسکرین پہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا کا فلیجولم، اس کے 2 پیئرز آف رنگز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک اوپر پیئر ہے، 2 رنگز ہیں، اور پھر ایک نیچے پیئر ہے، اور دونوں ایک سینٹرل راڈ سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ اگر آپ گرام پازیٹیو میں دیکھتے ہو تو گرام پازیٹیو میں صرف ایک ہی پیئر آف رنگز یا ڈسک جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ ہو گیا بیسل باڈی کا ذکر اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہم ہک کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں۔ بیسل باڈی جو ہے یہ موجود ہے اسٹوڈنٹس کس کے اندر؟ سیل انویلپ کے اندر موجود ہے، سائٹوپلازم سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے، سائٹوپلازم سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سیل انویلپ کے اندر ہی موجود ہے۔ سیل انویلپ سے بیسل باڈی باہر نہیں نکلی، لیکن جو ہک ہے نا، یہ ہک بیسل باڈی کے اوپر موجود ہے، اور یہ باہر نکل آتی ہے، سیل سرفیس سے باہر ہے، سیل انویلپ سے باہر ہے۔
आप जब इसको देखेंगे, विजुलाइज करेंगे अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप, तो फिर आपको ये नज़र आती है। लेकिन जो आपको बेसल बॉडी है, ये ब्रेक करके ही आपको यानी सेल को रप्चर करना होगा, पूरा फ्लैजुलम एक तरफ करना होगा, तो फिर एक फ्लैजुलम, कंप्लीट फ्लैजुलम को आप देखोगे तो आपको बेसल बॉडी नज़र आएगी, क्योंकि वो इन्वेलप के अंदर छुपी हुई है, इन्वेलप के अंदर है, बाहर नहीं निकली। इन केस ऑफ हुक, हुक जो है ये प्रोजेक्टेड है फ्रॉम द सेल सरफेस, यानी ये सेल इन्वेलप से बाहर निकली है, सरफेस के ऊपर ये मौजूद है, कर्व्ड होती है, मुड़ी हुई है, बैंड फॉर्म में है, और इसका काम है बेसल बॉडी को लिंक करना, कनेक्ट करना फिलामेंट के साथ, क्योंकि ये दरमियान में है, इसके नीचे बेसल बॉडी है, इसके ऊपर फिलामेंट है, तो इन दोनों के दरमियान में जो लिंकेज का काम है, कनेक्टिविटी का काम है, वो हुक कर रही है। तो बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ लिंक करना, कनेक्ट करना, जोड़ने का काम है वो हुक का है, कर्व्ड है, सरफेस से बाहर निकली है। हुक के बाद तीसरे नंबर पे लास्ट पे स्टूडेंट्स फिलामेंट। तो फिलामेंट हॉलो स्ट्रक्चर है जो ओरिजिनेट हो रहा है हुक से। अगर तरतीब से बात करें ना, तो सबसे पहले बेसल बॉडी, बेसल बॉडी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? साइटोप्लाज्म से। अब बेसल बॉडी के ऊपर क्या मौजूद है? हुक। तो अगर हम ये कोई बंदा पूछ ले या हम ये बात करें कि हुक किस से ओरिजिनेट हो रही है, तो हम कहेंगे कि हुक जो है वो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हुई। अब हुक से ऊपर क्या है? हुक से ऊपर फिलामेंट है। तो जब हम फिलामेंट के ओरिजिन की बात करेंगे कि फिलामेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि फिलामेंट जो है वो हुक से ओरिजिनेट हो रहा है, हुक से शुरू हो रहा है। तो वहाँ से उसका आगाज़ हुआ, वहाँ से उसका ओरिजिन हुआ। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो बैक्टीरियल फ्लैजेलम है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो है ये फिलामेंट ही है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन फ्लैजेलन, ऊपर भी इसका जिक्र हुआ, इस फ्लैजेलन प्रोटीन का बना है। फ्लैजेलन प्रोटीन बच्चे इसकी कई एक चेन्स हैं जो इंटरवाइन है, और इंटरवाइन होकर वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है, और हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो अंदर से खाली है, उसकी कोर जो है वो हॉलो है, खाली है। जैसे यहाँ पे मैं अगर उसकी 2D फार्म बना लूँ, तो यहाँ पे हम एक हेलिकल फार्म ले लेते हैं, दो चेन्स ले लेते हैं, उन दो चेन्स को इंटरवाइन, चले इसके साथ एक तीसरी चेन जो है उसको भी इंटरवाइन कर लेते हैं। ये एक पार्ट हो गया। इस तरफ दूसरी तरफ भी हम दो तीन चेन्स जो हैं उनको इंटरवाइन कर लेते हैं, तो दो चेन्स हो गई। क्विकली एक और चेन भी साथ इंटरवाइन कर लेते हैं। अब इसको एक शक्ल दे देते हैं, इनके एंड्स को आपस में जोड़कर, जिस तरह पाइप अंदर से खाली है उसी तरह ये भी अंदर से खाली होती है, और उसके जो कोर है वो हॉलो है। तो ये हो गया फिलामेंट का किस्सा। अब इन दोनों को जाके हम डायग्राम में देख लेते हैं स्टूडेंट। तो हुक आपको यहाँ बाहर नज़र आ रही है, ये पार्ट है जो बाहर की तरफ इनवेलप से बाहर, ये स्टूडेंट हो गया हुक, जो कि बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है, और हुक से ओरिजिनेट हो रहा है स्टूडेंट्स फिलामेंट, जो कि यहाँ पे तो सारी बात है एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया गया, लेकिन ये आगे काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा पार्ट है फिलामेंट बाकी दोनों पार्ट्स के मुकाबले में। इसके बाद लास्ट के ऊपर जो हमारे पास हेडिंग बचती है वो स्टूडेंट्स मैकेनिज्म है कि किस तरह से ये काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट, मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन। तो स्टूडेंट्स जो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट है बैक्टीरियल फ्लैजुला की, ये फ्लैजुलम की, वो यूकैरियोट से बिल्कुल डिफरेंट है। यूकैरियोटिक फ्लैजुलम की वर्किंग अगर आप देखना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको फ्लैजुला के ऊपर लेक्चर जो है मिल जाएगा। यूकैरियोटिक वहाँ डिटेल से हमने इसको डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे हम बैक्टीरिया के ऊपर बात करेंगे, और मुख्तसर बात है, ज़्यादा डिटेल्स हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। जो बेसल बॉडी है ना, वो मोटर के तौर पे एक्ट कर रही है। बेसल बॉडी जो है वो मोटर के तौर पे एक्ट कर रही है, उसने रोटेट करना है, और वो जो रोटेशन है अल्टीमेटली जो है फिलामेंट तक ट्रांसफ़र होती है थ्रू दी हुक, और फिर फिलामेंट जो है वो हेल्प करता है पूरे बैक्टीरियल सेल को रोटेट करने में, स्पिन करने में और मूव करने में। तो जो बेसल बॉडी है ना, दैट प्रोड्यूसेस रोटेटरी मोशन। और बेसल बॉडी की जो रिंग्स है ना, अभी हमने बात की कि बेसल बॉडी इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 4 रिंग्स या 2 पेयर्स ऑफ रिंग से बनी, और ग्राम पॉजिटिव में 2 पेयर्स हैं। एमसीक्यूज में इसको याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। तो वो जो रिंग्स है ना बच्चे, जब उन रिंग्स की 360 रोटेशन होती है रिंग्स की, तो वो फ्लैजुलम को इस काबिल बनाती है कि फ्लैजुलम रोटेट करे। बेसल बॉडी के रिंग्स रोटेट हुए तो फ्लैजुलम पूरा रोटेट हुआ, यानी बाहर जो मौजूद फिलामेंट है वो रोटेट हुआ। अब फिलामेंट को रोटेट होने से
جو بیکٹیریا ہے وہ روٹیٹ ہوا، اس نے اسپن کیا اور اسپن کے ساتھ ساتھ وہ فارورڈ موو کیا. تو یہ مختصر سا بیکٹیریل فلامنٹ کا جو رول ہے یا آپ کہہ لیں کہ میکانزم آف موومنٹ ہے، یہ میکانزم آف لوکوموشن، وہ اسی کے ساتھ ہی یہ لیکچر بھی بچے مکمل ہوا. کوئی کنفیوژن یا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی تو پھر آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، فیلوز کے ساتھ شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر کے اندر ہم اپنے اس چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے اور نیکسٹ ٹاپک کو پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.